तो यहाँ पे आज हमारा जो मॉड्यूल है, तीसरा मॉड्यूल स्टार्ट होने वाली है। जो पहला और दूसरा मॉड्यूल था, उम्मीद करते हैं वो आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिया था, उन सारे क्वेश्चंस को आप सही मायने में बनाकर हमारे पास शेयर किए होंगे, क्योंकि ये आपका रिकॉर्डेड कोर्स है, तो आपको बाद में ही शेयर करना होगा। तो हम और हमारी टीम इंतज़ार करेगी आपके सवाल का जवाब पाने का। और यहाँ पे आज का जो मॉड्यूल है वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कौन कौन से इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई गई, कौन कौन से इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो इस मॉड्यूल में जो भी टॉपिक है, सारे टॉपिक को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका यहाँ पे है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी एक तरीके का प्रोसेस या एक्शन कह सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है ताकि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लुएंस हो या उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए। तो जो एक्शन लिया जाता है, जो मेजर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इस कंट्री का इकोनॉमिक को मैनेज और इन्फ्लुएंस किया जा सके, उसी एक्शंस को इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। उस एक्शन को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी। जो प्राइमरी गोल होता है इकोनॉमिक पॉलिसीज का, वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना, स्टेबलाइज करना प्राइसेस का, जो भी गुड्स प्रोडक्ट्स वगैरह है उन सभी के प्राइसेस को क्या करना, स्टेबलाइज करना, और अचीविंग अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। कई सारे वेरियस टूल्स होते हैं एंड स्ट्रेटजी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई जाती है जब इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है उस दौरान। इसमें से कुछ इंक्लूडेड हैं, जैसे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी ये इन्वॉल्व्स होता है इन द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंड एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। गवर्नमेंट स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बाय इंक्रीजिंग स्पेंडिंग एंड कटिंग टैक्सेस, और ये स्लो डाउन होता है एंड ओवरहीटिंग इकोनॉमी के बाय रिड्यूसिंग स्पेंडिंग और इंक्रीजिंग टैक्सेस। दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है ना। ये आपका जो बैंक होते हैं उसमें मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट कंडीशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करना या प्रमोट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, ये मॉनेटरी पॉलिसीज का काम होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसीज जनरली आरबीआई जो है कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। वही अगर बात किया जाए फिस्कल पॉलिसीज की, तो फिस्कल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट यानी सरकार कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी, इसमें जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, एक देश से दूसरे देश, तो उसको रेगुलेट करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है, जैसे टैरिफ इम्पोजिंग, कोटाज, अदर ट्रेड बैरियर्स, जो कि प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को और प्रमोट करता है एक्सपोर्ट्स को। मतलब इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स या गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, तो वो मतलब अपने देश से दूसरे देश में उसको क्या कर पाएगा, बेच पाएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज का एम होता है कि जो भी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है उसको डेवलपमेंट को हेल्प मिले और उसे एक प्रॉपर इंसेंटिव्स, सब्सिडीज और रेगुलेशन बनाया जाए, ताकि
जो इंडस्ट्रीज है उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ में वो हमारी हेल्प कर, मतलब इस उद्देश्य से ही हम लोग यहाँ पे बनाते ही हैं, पॉलिसीज में किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा काम जो है आपका किया जा सके, है ना। और इंडस्ट्रीज को एक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काम करेगा तो जो इकोनॉमी है किसी भी कंट्री का, हम लोग इंडिया में है तो इंडिया का इकोनॉमी जो है ग्रो करेगा। एक बिहार में अगर बात किया जाए तो इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं होने का एक मेन फैक्टर ये भी है कि बिहार में इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं किए जाते हैं उतना। वही अदर स्टेट जैसे गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, तो इन सभी जगहों पे इंडस्ट्रीज बल्क मात्रा में है, तो इंडस्ट्रीज होने के कारण से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट होता है, जनरेट होता है, और जब ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ पे बन जाती है प्राइवेट सेक्टर में भी। लेकिन बिहार में कोई इंडस्ट्रीज नहीं होने के कारण से ही आपका जो जॉब क्रिएशन है वो कम होता है और मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक फिजिकल स्ट्रक्चर्स होता है जो कि फैसिलिटीज नेसेसरी जो फंक्शनिंग होता है इकोनॉमिक के लिए। इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, एनर्जी नेटवर्क, पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सिस्टम, पब्लिक फैसिलिटीज, स्कूल, हॉस्पिटल, तो ये इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉलेज पढ़ने जाते हैं, तो कॉलेज पढ़ने जाते हैं तो आपके कॉलेज का जो बिल्डिंग होता है ना, कॉलेज का बिल्डिंग जो होता है वो आपका बना होता है, तभी आप जो है बोलते हैं कि हाँ भाई ये कॉलेज का बिल्डिंग हमारा ऐसा है। तो इस तरीके से जो है आप काम करेंगे। मान लो कि आप कॉलेज में, मतलब नाम बहुत है कॉलेज का, कि ये कॉलेज, जैसे बिहार में अगर बात किया जाए एमआईटी बहुत ज़्यादा नामी है इंजीनियरिंग फील्ड में। तो एमआईटी आप गए और उसका कहीं बस नाम है, पेपर पे नाम है कि एमआईटी मुजफ्फरपुर जो है वो बहुत अच्छा कॉलेज है। आप जब कॉलेज के जगह पे पहुंचे तो देखे कि अरे यहाँ पे तो झोपड़ी है, यहाँ पे तो एक बिल्डिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने में एकदम पुअर खराब, आप उसको अच्छा बोलोगे? नहीं बोलोगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कई सारी चीजें इंक्लूड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, एनर्जी नेटवर्क होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, वाटर सप्लाई होता है, सैनिटेशन सिस्टम होता है, पब्लिक फैसिलिटीज जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सभी जो है यहाँ पे आपके होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ताकि क्योंकि ये एक फाउंडेशंस होता है किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इफिशिएंटली, और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है सिटीजन्स का, उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा रोल जो है निभाता है। कई सारे एस्पेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स आता है। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग जो होता है वो वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होता है, जो कि इसेंशियल्स होता है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल और सर्विसेज का, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ताकि जो कनेक्टिविटी है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली वो बेटर कनेक्टिविटी जो है हो सके। और जब बेटर कनेक्टिविटी रहेगा तो ऑब्वियसली जो लेन देन होगा, है ना, जो आपका बोल सकते हो कि गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो अच्छे तरीके से होगा और कम टाइम में होगा, एफिशिएंट तरीके से होगा। इसके अलावा अगर आपका
जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको जो टाइम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लग रहे हैं, वो कम लगेगा। जैसे अभी अगर बात किया जाए तो बिहार में पटना से रांची, है ना, वहाँ के लिए वंदे भारत ट्रेन जो है स्टार्ट किया गया। ठीक, तो आपका टाइम बताया गया कि भाई इतना बजे से इतना बजे तक जो है खुलेगा। उसमें फैसिलिटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, बहुत अच्छा था। और वो ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपका हुआ, क्योंकि वहाँ पे रेलवे के द्वारा वो चीज़ें जो है ट्रेन बनाया गया, वंदे भारत। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में ये है कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बेटर तरीके से कंट्रोल करना है, तो आपको पावर जनरेशन पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पर होगा, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे, क्योंकि कई सारे एनर्जी सोर्सेज तो हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है, मतलब एक बार उसको यूज किए तो दोबारा उसको यूज नहीं कर पाएंगे, है ना, एक बार यूज कर लिए तो दोबारा उसको जो है यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग वैसे एनर्जी के सोर्सेज को यूज करेंगे जिसका बार बार यूज कर सके, और एनर्जी इफिशियंसी अच्छे हो, उसके लिए उसका रिन्यूएबल होना जरूरी है, और एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब एक सफिशिएंट मात्रा में भी होना चाहिए। उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए वो भी हाई होना चाहिए, है ना। तीसरा है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो है डिजिटल एज है ना, इंटरनेट की बहुत ज़्यादा जो है डिमांड है, और ज़रूरी भी है। अगर आपको इंडिया को डेवलप करना है तो एक जो डिजिटल कम्युनिकेशंस है ना, यानी कनेक्टिविटी जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, यानी टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड एक्सेस जो है होना चाहिए बिजनेसेस को, एजुकेशंस को और इनोवेशंस को, ताकि एक बेटर सपोर्ट जो है आपका सभी को मिल सके, राइट। उसके बाद आपका चौथा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि सोसाइटी के लिए, है ना, आपका स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक फैसिलिटीज, है ना, वाटर सप्लाई सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बेटर करना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे बेटर तरीके से तब तो फिर दिक्कत है ना आपका, है ना। ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है किसी भी सिटीजन्स का, उसको इम्प्रूव किया जा सके। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से खराब नहीं है, स्कूल नहीं रहेगा, कॉलेज नहीं रहेंगे, है ना, हॉस्पिटल्स नहीं रहेगा, तो क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सही माना जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सही जो है आपका नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पे समझना है। अब बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी। एनर्जी इंडिया एनर्जी सेक्टर में वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री है वर्ल्ड में। जो सोर्स ऑफ पावर जनरेशन का जो रेंज होता है कन्वेंशनल सोर्सेस से, जैसे कोयला, लिग्नाइट, नेचुरल गैस, ऑयल, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर, जो जो कि विएबल नॉन कन्वेंशनल सोर्स जैसे विंड, सोलर, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक वेट्स से, तो उसके कंपैरिजन में, मतलब दोनों को कंपैरिजन करने में आपका जो है एक इंडिया प्रॉपर रोल निभाता है कि भाई हम विंड का भी यूज करेंगे, और हम लोग जो है जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका भी यूज करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको कम से कम यूज करें, और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। अगर बात किया जाए इंडिया की रैंकिंग की, तो चौथे नंबर पे है वर्ल्ड में विंड पावर को यूज करने को लेकर, और 5वें नंबर पे है सोलर पावर को यूज करने को लेकर, और रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में चौथा नंबर पे पूरे वर्ल्ड में आता है। बट एज पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, इंडिया जो है ओनली 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज को कर पाता है। जो पर कैपिटा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इंडिया का, उसमें मात्र 1/3% ही
ग्लोबल एवरेज आपका होता है, इवन दो डिमांड फॉर एनर्जी इज डबल, हाँ डबल होता है फिर भी। इंडिया इज नॉट अ एनर्जी इंडिपेंडेंट, इंडिया इंडिया जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है इंडिया आपका एनर्जी इंडिपेंडेंट है, नहीं ऐसा भी नहीं है। ये स्पेंड करता है ओवर 12 लाख करोड़ ऑन इंपोर्टिंग एनर्जी। जो अपना देश है भारत, ये 12 लाख, कितना, 12 लाख करोड़ रुपया जो है एवरी ईयर एनर्जी को इंपोर्ट करने में जो है लगा देता है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक फिजिकल फैसिलिटीज और सिस्टम और नेटवर्क होता है जिसके अंतर्गत आप जो है जनरेट, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी सोर्सेज को, ताकि जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, पूरा किया जा सके। इसमें इंक्लूडेड होता है पावर प्लांट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, सब स्टेशन, पाइपलाइंस, स्टोरेज फैसिलिटीज, ये सारे जो है इसमें इंक्लूडेड होता है। इन रिलेटेड टू एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म है पावर जनरेशन। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंप्राइज करता है वेरियस फॉर्म ऑफ पावर जनरेशन सच एज फॉसिल फ्यूल जैसे कोयल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे टाइडल, वेव और बायोमास। दीज पावर जनरेशन फैसिलिटीज जो है प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है फॉर इंडस्ट्रीज, बिजनेस और हाउस होल्ड्स में। दूसरा टर्म है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कई सारे तरीके थे, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, है ना, आपका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं उसकी मदद से। तो इन सभी से आप जो है पावर को जनरेट कर लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिए। अब जब इलेक्ट्रिसिटी आपके पास जनरेट हो गया तो उसको ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा। तो ट्रांसमिटेड थ्रू नेटवर्क ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन टू सब स्टेशन, और सब्सिक्वेंटली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लो वोल्टेज लाइन के साथ एंड यूजर को, जैसे रेसिडेंशियल एरिया में, कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए, है ना, रेसिडेंशियल कंज्यूमर, कॉमर्शियल कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। तीसरा टर्म है ग्रिड कनेक्टिविटी। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी फोकस करता है कि ग्रिड की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपका एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग रिलायबल एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल ग्रिड, और इसमें इंक्लूडेड होता है आपका इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट रीजन्स एंड कंट्री, ताकि जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी का वो स्टेबल जो है आपका हो, और जो भी डिमांड है उसके अनुसार मैनेज करके उसको सप्लाई किया जा सके, और सप्लाई में इम्बैलेंस ना देखने को मिले। इम्बैलेंस अगर देखने को मिलता है तो उसको प्रॉपर तरीके से जो भी डिमांड है उसके अनुसार उसको प्रॉपर तरीके से सप्लाई किया जा सके। साथ ही ग्रिड रेजिलियंस अगेंस्ट डिसरप्शंस को इम्प्रूव करना। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड करता है स्टोरेज सिस्टम को, जैसे बैटरीज, पम्प्ड स्टोरेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। दीज टेक्नोलॉजी हेल्प करता है जो भी सप्लाई और डिमांड फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको कंट्रोल करने में, उसको बैलेंस करने में। साथ ही जो एक्सेस एनर्जी है ड्यूरिंग लो डिमांड पीरियड उसको स्टोर करके रखना, एंड प्रोवाइड बैकअप पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी, और इमरजेंसी के दौर पे या इमरजेंसी के दौरान बैकअप के तौर पे भी जो है कुछ एनर्जी जो है स्टोर करके जो है रखा जाता है, ताकि उसका फ्यूचरिस्टिक वे में प्रॉपर तरीके से यूज जो है आपका किया
जा सके। ओके, एनर्जी रिलेटेड पॉलिसीज अगर बात किया जाए तो पहला पॉलिसीज है उदय। उदय यानी उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। ये जो स्कीम है ये 2019 में स्टार्ट किया गया था, है ना। टैकल एटी एंड सी लॉसेज, जो भी लॉसेज होती थी एनर्जी की, उसको लेकर, ताकि एडिशनल कनेक्शन जो है बनाया जा सके और जो हाई लॉसेज एरिया है उसको सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत ये जो है लाया गया था, और जो लॉसेज हो रही है एनर्जी की उसको स्टोर किया जा सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये जो है 2016 में स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है हाउस होल्ड, जो इंडिया का हाउस होल्ड है यानी घर है, घरे है, वहाँ पे जो है क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है प्रोवाइड किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये लक्ष्य था, ताकि फायरवुड से जो भी गैसेज निकलती है, कोल या काऊ डग से विद एलपीजी, उसको रिप्लेस करना, साथ ही जो इनडोर एयर पॉल्यूशंस आपका है उसको रिड्यूस करना, और हेल्थ और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को प्रमोट करना, ये मेन जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था, जो कि 2016 में स्टार्ट किया गया था। तीसरा आपका जो आपका है वो है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो रोड जो है एक डोमिनेंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन का इंडिया में, क्योंकि भाई सभी लोग रोड से ही जाते हैं, क्योंकि रोड जो है ये डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये लगभग पूरे कंट्री के जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसका 85% आपका रोड के थ्रू ही जो है आपका होता है। तो रोड जो ट्रांसपोर्ट है ये आपका हेल्प करता है in the industrial sector by moving raw materials or to industries or finished goods to market, है ना। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक और फिनिश्ड जो गुड्स हैं वो मार्केट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? तो व्हीकल का यूज करते हैं उसके लिए, लेकिन व्हीकल चलेगा कहाँ? व्हीकल चलेंगे रोड पे ही ना। तो रोड पे जो है आपका यहाँ पे होता है। ओके, इंडिया हैज 13 मेजर पोर्ट्स। इंडिया के पास जो है 13 मेजर पोर्ट्स है अलोंग इट्स मोर 7,500 किलोमीटर अलोंग कोस्टल लाइन। जो पोर्ट्स है ये भी एक सिग्निफिकेंट रोल निभाता है फॉरेन ट्रेड के लिए, ताकि इंडियन इकोनॉमी को ग्रो किया जा सके, और जो सी बॉर्न फॉरेन ट्रेड है जो कि 95% बाई वॉल्यूम, और बाई वैल्यू अगर बात किया जाए तो 67% आपका होता है। इंडियन रेलवे जो है एक मेन आर्टरी है कंट्री के लिए, जो कि एक लाइफ लाइन ऑफ इंडिया के तौर पे वर्क करता है, और इसमें फ्राइट और पैसेंजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दोनों आपका होता है। इंडियन रेलवे या इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो वो चौथा लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, और एशिया में अगर बात किया जाए तो दूसरा लार्जेस्ट नेटवर्क आपका है। ठीक है, और ये सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आपका है इंडिया, है ना। इंडिया में जो इंडियन रेलवे है वो सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, मतलब इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा है ना। ऑब्वियसली रेलवे जेई, रेलवे में एलपी ड्राइवर, ग्रुप डी, है ना, ग्रुप बी, कई सारे वैकेंसी जो है आपके यहाँ पे निकाली जाती है बल्क मात्रा में। आप लोग ऑब्वियसली इससे जो है परिचित हो। नेशनल वाटरवेज is India has vast network of inland waterways, जो कि इंक्लूड करता है रिवर बॉडीज, कनाल्स, बैक वाटर्स, क्रेक्स। जो नेशनल वाटरवेज होते हैं एक्ट एक पास किया गया था, जो कि
प्रोपोज किया गया था कि एडिशनल नेशनल वाटरवेज बनाया जाए, जो कि 106 था, टू 5 नेशनल वाटरवेज जो कि डिक्लेयर किया गया था पहले ही। जो इनलैंड वाटरवेज है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IWAI, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ नेशनल वाटरवेज प्रोजेक्ट को और इंश्योर करना वाटर ट्रांसपोर्टेशन को इंडिया में। अभी अगर फिलहाल अगर आप बात करें तो वाटरवेज में आपका एक क्रूज स्टार्ट किया गया है वाराणसी से, जो है आपका कोलकाता कोलकाता तक, है ना। तो वो क्रूज अलग अलग जगहों पे जो है जाते हुए जो है जाएगा, मतलब एक प्रॉपर एक फैसिलिटी वाटरवेज आपको देता है। मतलब देखो, इंडिया में सारी चीजें हैं, एयर वे भी है, मतलब हवा से भी आप बातें कर सकते हो, जमीन पे भी रह सकते हो। जमीन पे रहने वाला दो चीज है, रेलवे और आपका रोड। फिर पानी से भी आप काम करवा सकते हो। मतलब इंडिया डाइवर्सिफाई है, हर चीज में कुछ ना कुछ अपना हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है इम्पोर्टेंटली समझना है। जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, ये एक फिजिकल असेट्स है और नेटवर्क नेसेसरी होता है फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस और पीपल। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने में और इनेबल ट्रेड और कनेक्टिंग कम्युनिटीज़। कई सारे एस्पेक्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कि इंक्लूडेड होता है, जिसमें सबसे पहला आता है रेलवेज, है ना, रोड्स एंड हाईवेज, जो कि सिटीज, टाउन, रूरल एरियाज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और गुड्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट के लिए मार्केट, स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और अदर इसेंशियल सर्विसेज को प्रॉपर एसेसिबिलिटीज जो है प्रोवाइड करता है। रेलवे ये भी एक अच्छा नेटवर्क है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर ट्रेवल जो है इसके थ्रू करता है, ताकि बल्क मात्रा में गुड्स जैसे मिनरल्स, कोल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है मूवमेंट किया जा सके। एयरपोर्ट जो है ये ट्रांसपोर्टेशन हब के तौर पे सर्विसेज देती है, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल आपका होता है, टूरिज्म को प्रमोट करता है। साथ ही साथ एयर कार्गो सर्विसेज भी जो है यहाँ पे होता है, जो कि वेल कनेक्टेड एयरपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में और ग्लोबल कनेक्टिविटी को लेकर। पोर्ट्स और वाटरवे ये भी जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, ताकि गुड्स का शिप के थ्रू या वारगेज के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सके बल्क मात्रा में ग्लोबल मार्केट्स में, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड और जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे शिपिंग, लॉजिस्टिक और फिशरीज, उन सभी में भी जो है ये सपोर्ट करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कई सारे बसेज, ट्रम्स, ट्रेन्स, सबवेज वगैरह जो है अर्बन एरियाज में बनाई जाती है, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेटर और सही किया जा सके। ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इनिशिएटिव्स, जिसमें सबसे पहला इनिशिएटिव है ऑन बोर्ड ड्राइवर असिस्टेंट एंड वार्निंग सिस्टम, ODAWS। ये इनकॉर्पोरेट व्हीकल्स को, व्हीकल बॉर्न सेंसर्स होते हैं जो कि फॉर मॉनिटरिंग ड्राइवर प्रोपेंसिटी और व्हीकल्स सराउंडिंग, जो डिलीवर एकॉस्टिक होता है या जो विजुअल अलर्ट होता है ड्राइवर को असिस्टेंस करने में। मतलब एक माने ड्राइवर कई बार क्या होता है, जैसे आप गाड़ी वगैरह चला रहे होते हैं तो आपको कई बार ध्यान नहीं रहता है ना, कई बार ध्यान भटक जाता है, तो उसको आपको क्या करेगा, कि आपको असिस्ट करेगा कि देखो भाई आगे खतरा आने वाला है, टी 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 टी, मतलब एक अलार्म जो है आपको बजेगा, आपको अलर्ट करेगा कि भाई आप सामने देखो, आपके आसपास बहुत सारी चीजें जो है घटित हो रही है ना। इसके अलावा आपका बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम, इसमें आपका ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज
के देखते हुए, ताकि एक बेटर सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड किया जा सके उसको लिए, और सिंगल कंट्रोल इंटरसेक्शंस आपका हो सके, उसके लिए जो है बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा सागरमाला प्रोग्राम जो कि अप्रूव हुआ था 2015 में यूनियन कैबिनेट के द्वारा, इसका गोल था, एम था कि हॉलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए अलोंग 7,516 किलोमीटर अलोंग कोस्टल लाइन, ताकि मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन आपका हो सके। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपको पता है कि जो पहाड़ी इलाका होता है, जैसे आप राजगीर गए होंगे, अगर राजगीर गए होंगे तो पहाड़ पे चढ़ने में कई सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में रोपवे डेवलप किया गया एक प्रोग्राम लाकर, ताकि लोग उस पे चढ़कर जो है आसानी से पहाड़ पे जमीन से ऊपर जा सके, मंदिर वगैरह का जो है दर्शन कर सके, है ना। गति शक्ति स्कीम, इसका एम था कि जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग है और जो आपका इम्प्लीमेंटेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, नेक्स्ट 4 ईयर्स में प्रॉपर तरीके से फोकस करना, और एक्सपेडिटिंग जो वर्क्स है ग्राउंड पे, और कॉस्ट को और जॉब क्रिएट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2023, इसके अंतर्गत जो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान था वो आपका लाया गया था, जो कि गवर्नमेंट का टारगेट था कि 6 से 7 मिलियन सेल्स इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स किए जाए इंडिया में बाई 2020। मतलब देखो, जैसे पहले क्या था कि पहले पेट्रोल और ये वगैरह से, लेकिन अब जो है क्या है, व्हीकल जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, जैसे मोबाइल आप चलाते हो तो मोबाइल आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है। आपका मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया, चार्ज में लगा दो, चार्ज होने लगा। तो उस चीज को करने के लिए यहाँ पे उद्देश्य, मतलब एक मिशन बनाया गया 2023 के लिए कि और ज्यादा इम्प्रूव किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि नेशनल जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो अचीव किया जा सके, जो भी एडवर्स इम्पैक्ट है व्हीकल के द्वारा किया जाता है एनवायरनमेंट पे, उसको ख़त्म किया जा सके या कम किया जा सके, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स आपका ग्रो कर सके। अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे, तो कई सारे कंपनीज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे काम कर रही है, और इसमें कई सारे सक्सेस भी रहे हैं, कई सारे फेलुअर भी हुआ है, तो सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 किया जा रहा है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आगे टॉपिक है उन सभी को 1 बाय 1 हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस टॉपिक में, और अपने दोस्तों को जरूर बताओ डियर, क्योंकि आप लोग बताओगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना, है ना। आपके जो भी ग्रुप्स हैं, है ना, उसमें बताओ कि यहाँ पे जो क्लासेस है वो आपकी चल रही है, क्योंकि आप बताओगे, देखो रिकमेंडेशन से ही लोग आएंगे ना। आप बताओगे कि हाँ अच्छा पढ़ाया जाता है, सही कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तभी तो लोग जुड़ेंगे। आप नहीं बताओगे तो कैसे लोग जुड़ेंगे, तो उसके लिए आपको तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वैसे भी ग्रुप में 2-4 मैसेज कर देने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, थैंक यू।